हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। प्रकाश भारती जी का नॉवल करोड़ों का वारिस पार्ट 2। इंस्पेक्टर पहले तो हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। अजय ने नीचे बैठकर पीटर का हाथ थामा। बेजान हाथ अभी भी गर्म था। अजय ने हाथ घुमाया। उंगलियों पर गुदने वाले स्थान पर त्वचा कटी हुई थी, संभवतया दांतों से काटी गई थी। इसने काफ़ी संघर्ष किया लगता है। हाँ, इंस्पेक्टर बोला। उसकी उंगलियों के नाखूनों में भी कोई चीज़ फंसी हुई है। वो मानव शरीर की त्वचा भी हो सकती है। गुदने के निशान देख रहे हो? हाँ। इंस्पेक्टर नीचे बैठ गया। पीटर का बेजान हाथ अपने हाथ में लेकर पहली और दूसरी उंगलियों के बीच छोटे से आयत के रूप में गुदे 4 डॉट्स की ओर इशारा किया। ये गैंग मार्क है, जिसे इसके बाद में एक और गुदने से छुपा लिया था। बहुत से पुराने गैंग मेंबर यही किया करते हैं और लोगों के हाथों पर भी ऐसे गुदने देख चुका हूँ। ऐसा गुदना किस गैंग का निशान था? शायद विशालगढ़ या सलीसपुर के किसी गैंग का। मैं यकीनी तौर पर नहीं बता सकता। इंस्पेक्टर विचारपूर्वक बोला। मैं सोच रहा हूँ, क्या मिस्टर मेहता को पता है कि एक पुराने गैंग का आदमी उसके घर में काम कर रहा था? इसका जवाब तो मेहता ही दे सकता है। मैं जाकर पूछता हूँ। जाओ, मुझे अभी यह जरूरी कार्रवाई निपटानी है। कोठी का प्रवेश द्वार खुला पड़ा था। अजय भीतर दाखिल हुआ। मेहता सामने वाले भाग के ही एक कमरे में बैठा मिला। आओ अजय, वो एक कुर्सी की ओर हाथ हिलाकर थक्के से अंदाज में बोला। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। पुलिस वालों से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद मुझे नहीं थी। फॉरगेट इट, ये सब मामूली बातें हैं। अजय उसके सामने बैठता हुआ बोला। लेकिन इंस्पेक्टर रावत तजुर्बेकार और सुलझा हुआ आदमी लगता है। सब ठीक हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। मेहता के स्वर में निराशा थी। बाय द वे, तुम अपने मृत नौकर के पीटर के बारे में क्या जानते हो? कुछ खास नहीं। वो चंद एक महीने पहले ही मेरे पास आया था। शुरू में मैंने उसे अपनी यार्ड की देखभाल के लिए रखा था। वो वहीं रहता था। फिर जब मैंने यार्ड बेच दी तो वो यहाँ आ गया, क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं था और तनख्वाह भी उसने ज़्यादा नहीं मांगी थी। मैं मानता हूँ, और तुमने भी देखा था कि घरेलू कामकाज की कोई ख़ास काबिलियत उसमें नहीं थी। लेकिन आजकल अच्छे और भरोसेमंद नौकर मिलते ही कहाँ है। उसे कोई भी काम करने में उज्र नहीं था, इसीलिए मैंने उसे यही रहने दिया। उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह टिक कर कोई काम नहीं करता था। उसने बताया था कि वह कई तरह के काम करता रहा था। बंदरगाह पर कुक था, तट पर मजदूरी भी की, नौकाओं की देखभाल भी की, फर्नीचर पॉलिश करने का काम भी किया, वगैरह। तुमने किसी एजेंसी के ज़रिए उसे नौकरी पर रखा था? नहीं, ऐसे ही एक रोज़ डाक पर मिल गया था। मैं अपनी यार्ड की सफाई कर रहा था। उसने बताया कि उसे यार्ड की देखभाल करने का तजुर्बा है और काम की तलाश में है। मैंने उसकी ट्राई ली। वह मेहनती और अपने काम में कुशल था। तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मांगी, तो उसे यार्ड पर केयर टेकर रख लिया। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेहता के स्वर और चेहरे पर उभरे पीड़ा भरे भाव से स्पष्ट था कि मृतक पीटर उसे काफ़ी पसंद था। क्या तुम जानते हो? अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा। पीटर का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। मेहता के चेहरे पर पीड़ा भरे भाव गहरे हो गए। नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? 2 वजह से। पहली, उसकी हथेली के पृष्ठभाग पर नीले गुदने का जो निशान था, उसके सिरे पर पहली 2 उंगलियों के बीच में 4 काले डॉट्स गुदे हुए थे। इस तरह का गुदना पुराने बदमाशों और ड्रग एडिक्ट्स के हाथों पर पाया जाता है। दूसरे, जिस ढंग से उसकी हत्या की गई वो गैंग किलिंग जैसा है। हत्यारा लगभग निश्चित रूप से वही आदमी था जो मेरी कार लेकर भाग गया, और वह साफ पेशेवर बदमाश नजर आता था। मेहता अविश्वासपूर्वक उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है पीटर बेंजामिन अपराधियों के साथ मिला हुआ था? हाँ। ओह, क्या वह पिछले कुछ एक रोज़ से नर्वस था, डरा हुआ नजर आता था? मैंने ऐसा कुछ नोट नहीं किया। पीटर अपने बारे में बातें नहीं किया करता था। उसके हत्यारे से पहले भी क्या कोई उससे मिलने आया था? नहीं, कम से कम मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। वह तन्हा आदमी था। क्या वह तुम्हारे घर और यहाँ अपनी नौकरी को अपने छुपने के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो सकता था? पता नहीं। बाहर इंजन स्टार्ट किए जाने का शोर सुनकर मेहता उठा और खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। एम्बुलेंस कोठी से दूर जा रही थी।
तुम्हारी बातों से मुझे याद आ रहा है, मेहता उसी तरह खड़ा बोला। वह इस घर की चारदीवारी में ही रहना पसंद करता था। हालांकि उसे कार ड्राइविंग आती थी। उसने बताया था कि शोफर की नौकरी भी वह कर चुका था, लेकिन यहाँ आने के बाद शोफर का काम उसने कभी नहीं किया। जब भी मैंने इस बारे में उससे कहा तो उसने एक ही जवाब दिया कि कारें उसके लिए मनहूस है। शोफर का काम उससे कभी रास नहीं आया, लेकिन इसका असली वजह शहर जाना अवॉइड करना भी रही हो सकती है। वह कभी शहर नहीं गया, लेकिन अब उसे वही तो ले जाया जा रहा है। अजय बोला। कितने लोग जानते थे कि वह यहाँ रहता था? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी और तुम। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई और भी इस बात को जानता था। शहर से बाहर के लोग भी तुम्हारे पास आते हैं? आते तो है, लेकिन कुछ एक महीनों से कोई नहीं आया। अनीता की तबीयत ठीक नहीं रहती। पीटर को यहाँ लाने की यह भी एक वजह थी। हमारा हाउसकीपर नौकरी छोड़कर चला गया था और मैं नहीं चाहता था कि अनीता सारा दिन घर में अकेली रहे। तुम्हारी पत्नी अब कैसी है? कोई ख़ास ठीक नहीं है? क्या उसने ये वारदात होते देखी थी? मुझे नहीं लगता, लेकिन उसने मारामारी की आवाज़ें सुनी थी और कार को जाते देखा था। तभी उसने मुझे फ़ोन किया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो शॉक्ड सी दरवाजे में बैठी थी। पता नहीं उसकी इमोशनल कंडीशन पर इस वारदात का क्या असर पड़ेगा। क्या मैं उससे बातें कर सकता हूँ? अभी नहीं, प्लीज़। मैंने डॉक्टर मदान से उसके बारे में बातें की तो उसने सेडेशन देने की सलाह दी थी। इंस्पेक्टर रावत भी इससे सहमत है कि अभी उससे पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार इंसानी दिमाग कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसकी भी एक हद होती है। मेहता ने इस ढंग से कहा था मानो खुद से बातें करता रहा था। वह खिड़की की ओर से पलटा तो उसके कंधे झुके हुए थे। तेज़ धूप में चेहरा सफ़ेद और फूला सा नज़र आ रहा था। इस वारदात ने मुझे भी हिलाकर रख दिया है, वो बोला। हालांकि ज़ाहिरा तौर पर मुझसे और अनीता से इसका कोई रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद गहरा रिश्ता है। पीटर हमारे घर के सदस्य की तरह था। मुझे इस पर भरोसा था, लेकिन वह हमारे घर के दरवाजे पर मारा गया। इस वजह से मौत का खौफ हम तक भी आ पहुंचा है। तुमने बताया है पीटर घर के सदस्य जैसा था, वो अंदर ही सोता था? हाँ, क्यों? मैं उसका कमरा देखना चाहता हूँ। आओ। अजय उठकर उसके साथ हो लिया। सहन पार करने के बाद एक अन्य कमरे से गुजरकर वे पिछली तरफ के बेडरूम में पहुँचे। कमरा फर्निश था। सिंगल बेड, चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, एक कुर्सी, मेज़, ड्रेसिंग टेबल वगैरह। तुमको यहाँ जो देखना है देखो, मैं अनीता के पास जा रहा हूँ। मेहता चला गया। अजय कमरे की तलाशी लेने लगा। अलमारी में कपड़ों के नाम पर 2 जीन्स, 2 पैंटें, 3 टी-शर्ट, 2 कमीज़ें और एक नीले रंग का सस्ता सा सूट था, जो सलीमपुर के एक स्टोर से खरीदा गया था। चेस्ट ऑफ ड्रावर्स में 2 रुमाल, 3 जोड़ा जुराबे, 3 अंडरवेयर, 4 बनियानें और 2 सफ़ेद कमीज़ों के अलावा उसमें 38 कैलिबर की पिस्तौल की गोलियों का एक बॉक्स था। उसमें पूरी 100 गोलियां न होकर कुछ कम थी, लेकिन उन्हें चलाने वाली पिस्तौल कहीं नहीं थी। पीटर का सूटकेस पलंग के नीचे था, पुराना, बदरंग और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। कि दोनों लॉक्स टूटे हुए थे। अजय ने सूटकेस बाहर खींचा, स्ट्रेप्स खोलकर ढक्कन ऊपर उठा दिया। उसमें भारी और ऊनी कपड़ों के अलावा चौड़े फल वाला एक चाकू था। हार्बर क्लब द्वारा इशू किए गए कार्ड से जाहिर था कि पीटर बेंजामिन 1975 में उस क्लब का मेंबर था। कार्ड के साथ ही एक लेटर था जिस पर पाने वाले का पता लिखा था, मिस्टर पीटर बेंजामिन, केयर ऑफ जनरल डिलीवरी, बैक रोड, पोस्ट ऑफिस, विशालगढ़। स्पष्ट था कि पीटर जिंदगी भर तन्हा नहीं रहा था। अजय ने लिफाफे से निकालकर लेटर पढ़ा। डियर पीटर, हालांकि जितनी तकलीफ़ें तुमसे मुझे मिली है उन्हें देखते हुए डियर लिखना गलत है, लेकिन अब वे सब खत्म हो गई है और मैं खुद को इसी हाल में रखूँगी। मुझे उम्मीद है तुम भी इसे रियलाइज़ करोगे, इसीलिए तुम्हें यह खत लिख रही हूँ। तुमने ज़िंदगी में कभी एक सच्चाई का एहसास नहीं किया जब तक कि इससे तुम पर तगड़ा वार नहीं कर दिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि तुमसे किसी भी तरह का प्यार या लगाव अब मुझे नहीं रहा। गुजरे दिनों के बारे में सोचती हूँ तो समझ नहीं पाती कि कैसे तुम्हें कभी मैंने प्यार किया था। तुम्हारे प्रति वो मेरा शारीरिक आकर्षण था। जब मैं सोचती हूँ उन तकलीफ़ों के बारे में जो तुमने मुझे दी थी, बार बार तुम्हारी नौकरियाँ छूट जाने के बारे में, तुम्हारी मार कुटाइयों और शराब की लत के बारे में, तो एक ही नतीजा सामने आता है कि तुम मुझे कतई प्यार नहीं करते थे।
इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। ये बिल्कुल मत समझना कि मेरे मन में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत जैसा कोई भाव है। तुम्हारे साथ चिपकी रहने के लिए मैं खुद को ही कसूरवार मानती हूँ। तुमने तो बार बार मुझे खुली वार्निंग दी थी। न जाने तुम किस मिट्टी के बने आदमी थे। मानना पड़ेगा कि मुझे खत लिखकर तुमने बड़े हौसले का काम किया था। पता नहीं मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे मिल गया। बहुत है आपने किसी भ्रष्ट पुलिसिए दोस्त से तुमने पता लगाया होगा, लेकिन उनका कोई डर मुझे नहीं है। मैंने एक बढ़िया आदमी से शादी कर ली है और पूरी तरह सुखी एवं संतुष्ट हूँ। वह जानता है कि मैं पहले तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन हमारे बारे में वो नहीं जानता। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज़ है तो मुझसे दूर रहना और आइंदा कोई ख़त मुझे मत लिखना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर दूँगी। चंदनगढ़ के वाक़ये को याद रखना। मुझे उम्मीद है तुम उतना ही मोटा पैसा कमा रहे होगे जितना कि अपने खत में तुमने लिखा था। तुम्हारी नई जिंदगी में तुम्हारे लिए सफलता की कामना करती हूँ, मारिया। मिसेज विक्टर सैमुअल। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम समझते हो मैं कभी तुम्हारे पास लौटूंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। विक्टर एक सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। किसी भी कीमत पर उसे खोना मैं नहीं चाहूँगी, जबकि तुमने वाकई मुझे जंजाल में फंसा दिया था। ये तुम भी जानते हो। खैर, तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, बस मुझसे दूर ही रहना प्लीज़। लेटर में तारीख या लिखने वाली का कोई पता नहीं दिया गया था, लेकिन लिफाफे पर लगी डाकखाने की मोहर में शांतिपुरम सलीमपुर पढ़ा जा रहा था। अलबत्ता तारीख साफ नज़र नहीं आ रही थी। अजय ने तमाम चीज़ें वापस रखकर सूटकेस बंद करके पलंग के नीचे खिसका दिया। वो बाहर सहन में आ गया। दूसरी तरफ वाले एक कमरे से किसी स्त्री के कराहने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा कांच का एक स्लाइडिंग डोर खोला गया तो कराहने की आवाज़ तेज़ हो गई। मेहता ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया तो आवाज़ पुनः धीमी हो गई। कोई काम की चीज़ मिली? मेहता ने पास आकर पूछा। वह एक ड्रॉर में पिस्तौल की गोलियां तो रखता था, अजय ने जवाब दिया, लेकिन पिस्तौल वहाँ कोई नहीं मिली। मुझे मालूम नहीं कि पीटर के पास कोई पिस्तौल थी। हो सकता है वो उसने बेच दी थी, या मुमकिन है हत्यारा उससे वो छीन कर ले गया हो। और कुछ? अगर उसकी बैकग्राउंड का पता मुझे लगाने देना चाहते हो तो उसकी भूतपूर्व पत्नी के बारे में एक लीड मुझे मिली है। इसे पुलिस पर ही क्यों नहीं छोड़ देते? इंस्पेक्टर रावत मेरा पुराना दोस्त और तजुर्बेकार अफसर है। मैं चाहता हूँ तुम अपना ध्यान अनिल दीवान के केस पर लगाओ। अनिल दीवान का केस इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, भले ही न हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम उसी पर काम करो। कोमिला वर्मा से कोई मदद मिली? थोड़ी सी। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ किया जा सकता है। मैं कार से सलीमपुर जाने की योजना बना रहा था। तुम प्लेन से चले जाओ। मैंने 15,000 रुपये का चेक तुम्हारे लिए बना दिया है और 10,000 रुपये नकद दे रहा हूँ। मेहता ने जेब से चेक और नोट निकाल कर उससे दे दिए। अगर और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक फ़ोन कर देना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बेकार पैसा बहाने वाली बात है। मेहता कुछ नहीं बोला। उसकी अपनी समस्याएं ज़्यादा जटिल थी। ग्लास डोर के पीछे से आती कराहने की आवाज़ें लगातार तेज़ होती जा रही थी। अजय उससे विदा लेकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। इत्तेफाक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ इत्तेफाक इस ढंग से सामने आते हैं कि उन्हें महज इत्तेफाक नहीं समझा जा सकता। ऐसा ही कुछ प्लेन में सवार अजय के साथ हो रहा था। वो देर तक मिसेज दीवान के बेटे की गुमशुदगी और पीटर की हत्या के बीच रिश्ता कायम करने की कोशिश करता रहा था। जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो उसने कोशिश करनी ही बंद कर दी। वह कोमिला वर्मा द्वारा दी गई मैगज़ीन नई कविताओं के पन्ने पलटने लगा। मैगज़ीन में संपादक और प्रकाशक के तौर पर किसी नफीस अहमद बेनज़ीर का नाम छपा था। उसकी अपनी भी एक गज़ल उसमें छपी थी और वो चंदन के मुकाबले में हर लिहाज से कहीं ज़्यादा बढ़िया थी। अजय ने अनिल दीवान की कविता एक बार फिर पढ़ी और सोचा कि क्या चंदन उसने अपनी पत्नी के ऊपर लिखी थी। तभी अचानक उसे याद आया कि सलीमपुर के पास दक्षिण के सागर तट पर चंदनगढ़ नाम का एक कस्बा था। पीटर की एक्स वाइफ ने भी उसे लिखे अपने खत में चंदनगढ़ का जिक्र किया था।
प्लेन सलीमपुर एयरपोर्ट पर लैंड करना आरंभ कर चुका था। लगभग 10 मिनट बाद पब्लिक टेलीफोन बूथ में खड़ा अजय स्थानीय डायरेक्टरी के पन्ने पलट रहा था। हालांकि काफ़ी अरसा गुजर चुका होने की वजह से कोई उम्मीद उसे नहीं थी, लेकिन डायरेक्टरी में विक्टर सैमुअल 780 शांतिपुरम पाकर उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आने लगी। उसने नंबर डायल किया। जवाब में किसी बच्चे का स्वर लाइन पर उभरा। हेलो, मिसेज सैमुअल है? अजय ने पूछा। होल्ड कीजिए, उसी स्वर में कहा गया। मम्मी आपके लिए फ़ोन है। लाइन पर संक्षिप्त मौन के पश्चात शांत लेकिन सावधान स्त्री स्वर सुनाई दिया। मारिया सैमुअल स्पीकिंग। हु इज़ कॉलिंग प्लीज़? अजय कुमार। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन बेंजामिन को तो जानती है। किसे? गहरी सांस लेकर पूछा गया। क्या नाम बताया? बेंजामिन, पीटर बेंजामिन। तो आप उसे जानती थी ना? शायद, काफ़ी अरसे पहले जानती थी, शायद नहीं भी जानती थी। अजय को यकीन होने लगा कि वह पीटर को खत लिखने वाली स्त्री से ही बातें कर रहा था। इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं होगा मिसेस सैमुअल। मेरे पास एक जानकारी है, आप सुनना चाहती है? नहीं। अगर आप पीटर बेंजामिन की बातें कर रहे हैं तो नहीं। स्त्री के स्वर में और ज़्यादा कड़ापन आ गया था। उसकी कोई परवाह मुझे नहीं है। उससे कह देना कि मुझसे दूर ही रहे। शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। वह वही मारिया थी, पीटर की एक्स वाइफ। सॉरी, अजय बोला। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। क्या? मर गया? मैं उसके मर्डर केस की जांच कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आपसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो इसका पता अभी चला है। मैं जानता हूँ, इसीलिए आपको फ़ोन किया है। उसकी हत्या किसने की थी? आप मिलेगी तो बता दूंगा। आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपसे मिलूंगी? अजय ने जवाब नहीं दिया। आप इस वक्त कहाँ है? दूसरी ओर से पूछा गया। सलीमपुर एयरपोर्ट पर। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर आए। मेरा पति। आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ। मैं आपको ITDC के रेस्टोरेंट में मिलूँगा। आप यूनिफॉर्म में हैं? स्पष्ट था कि वह अजय को पुलिस अफसर समझ रही थी। अजय ने भी अभी असलियत बताना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, इस वक्त सादा लिबास में हूँ, वह बोला। मैंने ग्रे सूट पहना हुआ है। प्रवेश द्वार के पास खिड़की के साथ वाली मेज़ पर बैठा मिलूंगा। मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँगी। शुक्रिया। आपका नाम अजय कुमार है? हाँ। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। अजय बूथ से निकलकर रेस्टोरेंट में जा बैठा। वहाँ रश नहीं था। कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता हुआ वो इंतज़ार करने लगा। करीब 25 मिनट बाद एक स्त्री अंदर दाखिल हुई और दरवाजे के पास ठिठक कर वहाँ मौजूद आदमियों पर निगाहें दौड़ाने लगी। अंत में उसकी निगाहें अजय पर जम गई। फिर हिचकिचाती सी उसकी ओर बढ़ी। अजय खड़ा हो गया। मिसेज सैमुअल? आगंतुका धीरे से सिर हिलाकर उसके सम्मुख बैठ गई। सलीके के लिबास वाली और 45 पार चुकी उस स्त्री नैन नक्श से स्पष्ट था कि जवानी के दौर में यकीनन वह खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती का प्रमुख आकर्षण यकीनन उसकी आंखें रही होगी। मैं आना तो नहीं चाहती थी। चेहरे की भांति उसका स्वर भी तनावपूर्ण था। फिर भी आ गई। कॉफ़ी लेंगी आप? अजय ने पूछा। नहीं धन्यवाद। साफ साफ बताइए क्या बात है? अजय ने बता दिया। बेचारा पीटर। उसके कथन की समाप्ति पर वह गहरी सांस लेकर बोली। आप जानते हैं उसकी हत्या क्यों की गई थी? मुझे उम्मीद थी इस मामले में आप मेरी मदद कर सकती है। आप पुलिस वाले नहीं हैं? नहीं, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। मेरी समझ में नहीं आता आप मेरे पास क्यों आए हैं। 15 साल से मेरा कोई रिश्ता पीटर से नहीं रहा। 10 साल से तो उसकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी। वह वापस मेरे पास आना चाहता था। शायद इधर उधर धक्के खाकर थक गया था, लेकिन एक भले आदमी से शादी करके मैं खुश हूँ। पीटर का आखिरी समाचार आपको कब मिला था? कोई साल भर पहले। उसने विशालगढ़ से मुझे खत लिखा था कि काफ़ी पैसा कमा लिया है और अगर मैं उसके पास लौट आऊँ तो वो सारी सुख सुविधाएं मेरे लिए जुटा सकता था। मिसेस सैमुअल के लहजे में तल्खी थी। दरअसल पीटर सपनों की दुनिया में जीने वाला आदमी था। उससे शादी के बाद शुरू में तो मैं भी उसके सपनों में यकीन किया करती थी, मगर उसका कोई सपना कभी हकीकत नहीं बन सका। अब मुझे सोचकर भी अजीब लगता है कि इतने सालों तक क्यों उसके साथ चिपकी रही। पीटर किस किस्म के सपने देखता था? ऐसे बड़े सपने जिनका हकीकत बनना नामुमकिन था। मसलन वो रेस्टोरेंट की ऐसी चेन खोलना चाहता था जहाँ
दुनिया के सभी देशों का भोजन मिल सके। हालांकि उन दिनों बंदरगाह पर मामूली रेस्टोरेंट में वो मामूली कुक था। फिर उसने एक ऐसी तरकीब निकालने का दावा किया जिससे रेस में जीतने वाले घोड़े का पता लगाया जा सकता था। इसमें उसने सारी जमा पूंजी और मेरे गहने तक बेचकर दांव पर लगा दिए। घर का फर्नीचर भी गिरवी रख दिया था, जिसे छुड़ाने के लिए मुझे पूरे 6 महीने तक ओवरटाइम में नौकरी करनी पड़ी। ऐसे थे पीटर के सपने। मैं नौकरी करती थी और वह मेरी तनख्वाह को रेस में फूंक डालता था। आप उस जैसे आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई? जवानी में पीटर काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे प्यार करने की बेवकूफ़ी कर बैठी। असल में वो प्यार न होकर शारीरिक आकर्षण था। खैर, मुझे यकीन था कि उसे सुधारने में कामयाब हो जाऊगी एक अच्छी औरत का प्यार देकर। हालांकि मैं न तो कोई अच्छी औरत थी और न ऐसी होने का दिखावा करती थी, फिर भी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। आपकी उससे मुलाकात कहाँ हुई थी? सलीमपुर हॉस्पिटल में। मैं ट्रेन मिडवाइफ हूँ, लेकिन उन दिनों ऑर्थोपेडिक वार्ड में आया का काम करती थी। पीटर उसी वार्ड में दाखिल था। उसकी नाक की हड्डी और 3 पसलियाँ टूटी हुई थी। उसकी वो हालत गैंग फाइट में हुई थी। गैंग फाइट में? हाँ, पीटर ने यही बताया था कि बंदरगाह पर 2 गिरोहों के बीच मारपीट हो गई थी। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, मगर तब तक मैं उसे चाहने लगी थी। ठीक होने पर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, तो भी रोज़ाना मैं उससे मिलती रही। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। फिर एक रोज़ मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली, उससे शादी करके। ये कब की बात है? 1971 की। उन दिनों मेरी उम्र 23 साल थी। क्या तुम्हारा पति जुआ खेलता था? उसे मेरा पति कहकर मत पुकारो प्लीज़। ये ठीक है कि मैंने उससे शादी की थी, उसकी वफादार पत्नी भी बनी रही, मगर वह कभी पति नहीं बन सका। सही मायने में पति मुझे अब मिला है। मैं और ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। कुछ 1 मिनट और रुक जाइए। पीटर के बारे में जो मैं जानती थी आपको बता दिया है। वह तनिक हंसी। अगर उसके बारे में मैं सब कुछ बताने लगी तो सारी रात बैठना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ देर और रुक जाती हूँ, अगर आप वादा करें कि मेरा नाम इस मामले में कभी बीच में नहीं आएगा। मेरा पति शरीफ आदमी है और मैं नहीं चाहती कि सुखी गृहस्थी। मैं वादा करता हूँ आपका नाम बीच में नहीं आएगा, कहकर अजय ने पूछा, क्या पीटर जुआरी था? हाँ, लेकिन छोटे दर्जे का। उसकी औकात जो छोटी थी। विशालगढ़ में जो उसने मोटा पैसा कमाने की बात खत में लिखी थी, उसके बारे में यह भी लिखा था कि वो कमाया कैसे था। नहीं, लेकिन जुए से नहीं कमाया होगा, क्योंकि इस मामले में न तो वो लकी था और न ही मोटे दाव लगाया करता था। उसका वो खत अभी भी आपके पास है? नहीं, मैंने उसे रोज़ जला दिया था। क्यों? क्योंकि उस गंदगी को घर में रखना मैं नहीं चाहती थी। क्या पीटर कभी पुलिस के चक्कर में पड़ा था? मतलब, क्या वह कभी गिरफ्तार हुआ था? कई बार। किस जुर्म में? शराब पीकर झगड़ा करते हुए। वो पिस्तौल रखता था। जब तक मैं उसके साथ रही उसे हथियार रखने से रोकती रही, लेकिन वो रखता था। मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा मतलब है, अगर वह रखना चाहता भी था तो मैंने उसे नहीं रखने दिया। स्पष्ट था कि वह बात को टाल रही थी। क्या उसके पास पिस्तौल थी? मैं नहीं जानती। अब वह खुलकर बातें नहीं कर रही थी, इसीलिए अजय ने उसे झटका देने का फैसला किया। पीटर को लिखे अपने खत में आपने चंदनगढ़ का जिक्र उसे धमकी देने के इरादे से किया था। उसने पूछा, वहाँ क्या हुआ था? अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ कस गए और आंखें सिकुड़ गई। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि अपने खत में मैंने चंदनगढ़ का जिक्र किया था। वह होठों पर जीभ फिराकर बोली, लेकिन मुझे याद है आपने लिखा था, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दूंगी। चंदनगढ़ के वाक़ये को याद रखना। अगर मैंने ऐसा लिखा था तो भी मुझे याद नहीं कि इसका क्या मतलब था। मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से करीब 40 मील दूर चंदनगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर है। अच्छा, अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो। अजय आपके स्थान पर तुम पर आ गया। चंदनगढ़ का वो क्या वाक़या था? पीटर ने वहाँ क्या किया था? मुझे याद नहीं। जैसे कि उसकी आदत थी, मेरे साथ कोई मक्कारी की होगी उसने, लेकिन अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह साफ झूठ बोलती नजर आ रही थी। इससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है? अजय बोला। क्या तुम और पीटर चंदनगढ़ में रहे थे? हाँ,
अगर उससे वाकई रहना कहा जा सकता है, मैं वही मिडवाइफ का काम करती थी। कब? काफ़ी पुरानी बात है, मुझे याद नहीं कौन सा सन था। तुम किसके लिए काम कर रही थी? बहुत से लोगों के लिए काम किया था, उनके नाम मुझे याद नहीं है। उसने आगे झुककर अजय के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए पूछा, वो खत है तुम्हारे पास? उसे मैंने वही छोड़ दिया जहाँ से मुझे मिला था। कहाँ मिला था? पीटर के सूटकेस में, उस आदमी के घर में जहाँ वह काम करता था। तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे वो खत वापस चाहिए। किस लिए? वो मेरा खत है, मैंने लिखा था। तब तो तुम्हें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अब तक तो वह उनके हाथ लग चुका होगा। वह चारों ओर यूं देखने लगी मानो उसे वहाँ किसी पुलिसमैन की उपस्थिति की अपेक्षा थी। पुलिस यहाँ भी आएगी शीघ्र। ये इस पर निर्भर करता है कि पुलिस हत्यारे को कितनी जल्दी पकड़ती है। हो सकता है वो पहले ही पकड़ा जा चुका हो। उस हालात से इस तरफ की लीड पर कोई ध्यान वे नहीं देंगे। तुम बता सकती हो हत्यारा कौन था? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैंने तो 10 साल से पीटर की शक्ल भी नहीं देखी थी। चंदनगढ़ में हुए वाकये के बारे में तो बता सकती हो। उसकी आंखों में भय छलकने लगा। उसकी हालत कुछ ऐसी थी मानो अजय के पास बैठने में भी डर लग रहा था और उसे छोड़कर जाने में भी। बार बार इस बात को दोहराना बेकार है। कई पल की खामोशी के बाद वो बोली, अगर कुछ हुआ भी था जो मुझे याद नहीं है तो वो मेरे और पीटर के बीच था, किसी और से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। समझने की कोशिश करो, पीटर बेंजामिन का मर्डर आज ही किया गया। तुम उम्मीद करते हो मैं उसका मातम मनाऊंगी? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ऐसी कोई जानकारी होगी जिसका ताल्लुक उसकी मौत से हो सकता है। मुझे जो कहना था वो कह चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ। के या किसी के भी मर्डर के पचड़े में तुम मुझे नहीं फंसा सकते। तुम अनिल दीवान नाम के किसी आदमी को जानती थी या उसका नाम सुना था? नहीं। और शिशिर शर्मा को? नहीं। वह तेज़ी से उसी ओर पलटकर बाहर निकल गई। अजय ने वेटर से टेलीफोन डायरेक्टरी मंगाई। नई कविताएं में संपादक एवं प्रकाशक नफीस अहमद बेनज़ीर का जो एड्रेस छपा था करीब 23 साल पुराना था। इसीलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे अरसे के बाद भी बेनज़ीर उसी पते पर रह रहा होगा या उसने टेलीफोन की सुविधा प्राप्त कर ली होगी जो कि पहले उसे उपलब्ध नहीं थी, वरना मैगज़ीन में एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर भी छपा होना था। फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नज़र नहीं आई। अजय की किस्मत तेज़ थी, उसकी कोशिश कामयाब रही। बेनज़ीर न सिर्फ लोअर रिंग रोड के उसी पते पर रह रहा था बल्कि उसने टेलीफोन भी लगवा लिया था। उसने नंबर नोट करके बिल चुकाया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होने पर एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। हेलो, बेनज़ीर साहब है? अजय ने पूछा। किस लिए पूछ रहे हो? मैगज़ीन में छपी एक कविता के सिलसिले में। आप पब्लिशर या एडिटर है? दोनों। अजय ने झूठ का सहारा लिया। मेरा नाम अजय कुमार है। ओह, स्त्री के स्वर में नरमी आ गई। बेनज़ीर साहब इस वक्त कहाँ है? मैं नहीं जानती। रात के खाने पर भी वह घर नहीं आएंगे, लेकिन आज रात कद्रदान ज़रूर जाएंगे। कद्रदान? जी हाँ, ये एक बिल्कुल नए किस्म का क्लब है, शायरी के शौकीनों का। बेनज़ीर साहब ने आज रात वहाँ अपनी गज़ल सुनानी है। अगर आपको अच्छी शायरी में दिलचस्पी है तो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। बेनज़ीर साहब वहाँ किस वक्त पहुँचेंगे? करीब 10 बजे। शुक्रिया। अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। 10 बजने में अभी 3 घंटे बाकी थे। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर उसने एक कार रेंटल एजेंसी से किराए पर ली। पास ही मौजूद वाइन शॉप से पीटर स्कॉच की बोतल खरीदकर शहर की ओर रवाना हो गया। कॉरपोरेशन के पार्किंग लॉट में कार पार्क करके वो पैदल ही होटल आकाश की ओर बढ़ गया। औसत दर्जे का होते हुए भी होटल बढ़िया था। अजय पहले भी कई बार वहाँ ठहर चुका था। वहाँ के स्टाफ की कई लोगों से परिचित था। रिसेप्शन पर मौजूद अधेड़ नया था। आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात उसने अजय को कमरे की चाबी सौंप दी। आपका सामान सर। अजय ने कागज़ में लिपटी विस्की की बोतल उसे दिखा दी। मेरी कार चोरी हो गई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, अधेड़ ने कहा। हालांकि उसके चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव थे, लेकिन सामान पास में न होने की वजह से आपको एडवांस देना होगा। कितना? 500 रुपये। अजय ने रुपए दे दिए। अधेड़ ने बेल बॉय को पुकार कर अजय को कमरे में पहुंचाने के लिए कह दिया। बेल बॉय का नाम कीमती लाल था और वह अजय से परिचित था। दोनों लिफ्ट में सवार हो गए। कैसे हो कीमती लाल? अजय ने पूछा।
वैसे तो मज़े में हूँ, लेकिन जोड़ों का दर्द फिर परेशान कर रहा है साहब। दवा ले रहे हो ना? जी हाँ, दवा लेता रहता हूँ तो दर्द दबा रहता है। दवा बंद करते ही फिर परेशान करने लगता है। तीसरे खंड पर दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए। कमरे में पहुंचकर कीमती लाल बोला, इस दवा बहुत दिनों बाद आए हो साहब? हाँ, आजकल मसरूफियत बढ़ गई है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाया हूँ। काम के सिलसिले में आए हैं? नहीं, थोड़ी तफरी करने। विराट नगर को छोड़कर मैंने तो सुना है दुनिया भर के तमाम तफरी के साधन वहाँ मौजूद है। तुमने ठीक सुना है, लेकिन थोड़ा टेस्ट बदलना चाहता हूँ। यहाँ कद्रदान नाम का कोई नया क्लब खुला है। जी हाँ, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? दरअसल वो क्लब नहीं है, शायरी के शौकीन लोगों के मिलने का एक ठिकाना है। बियर और विस्की थोड़ी सस्ती होने की वजह से सुनने वालों का जमघट भी वहाँ लगा रहता है। उर्दू के शायर खुद को गालिब और मीर से कम नहीं समझते, और हिंदी के कवियों में खुद को पंत, दिनकर और नीरज समझने वालों की कमी नहीं है। वे लोग ऑर्केस्ट्रा पर तरन्नुम से अपनी गज़लें और कविताएं पढ़ते हैं। तब तो जगह मज़ेदार होनी चाहिए। अजय बोला, तुमने नफीस अहमद बेनज़ीर का नाम सुना है? जी हाँ, सुना है। शायर तो अच्छा है, लेकिन हर वक्त अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में रहता है। आप वाकई वहाँ जाएंगे? हाँ। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। रूम सर्विस के बेरे को भेज देना। कीमती लाल चला गया। डिनर लेने के पश्चात अजय टैक्सी द्वारा कद्रदान पहुंचा तो 10 बजने में कुछ एक मिनट बाकी थे। मध्यम रूप से प्रकाशित हॉल खासा बड़ा था। छोटी सी स्टेज के एक सिरे पर 4 पीस ऑर्केस्ट्रा से पाकिस्तानी गज़ल गायक अताउल्ला खां की मशहूर गज़ल अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का की धुन उभर रही थी। कुल मिलाकर किसी नाइट क्लब जैसा माहौल था। अजय श्रोताओं के लिए पड़ी मेज़ों, जिनमें से अधिकांश भरी हुई थी, में से एक पर जा बैठा। ड्रिंक का ऑर्डर वह पहले ही दे चुका था। तंग और अल्प लिबास वाली जो वेट्रेस ड्रिंक सर्व करने आई, वो भी नाइट क्लब में काम करने वाली लड़कियों जैसी थी, लेकिन वहाँ मौजूद श्रोता नाइट क्लबों के ग्राहकों से बिल्कुल अलग थे। उनमें से ज़्यादातर गंभीर चेहरों वाले युवा थे, और उनमें भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। अधिकांश लड़कियों के बाल कटे हुए थे, जबकि युवकों के बाल लंबे और लगभग सभी के चेहरों पर दाढ़ी थी। अचानक स्टेज पर रोशनी तेज हो गई और हाथ में माइक लिए एक अनाउंसर प्रकट हुआ। दोस्तों, जिगर थाम कर बैठिए। अब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं मशहूर शायर और गायक जनाब नफीस अहमद बेनज़ीर। उसके शेष शब्द श्रोताओं की तालियों के शोर में दब गए। स्टेज के पृष्ठभाग में झूलते पर्दों के बीच से बंद गले का कोट और पैंट पहने औसत कद बुद का एक अधेड़ प्रकट हुआ। तालियों का कम हो गया शोर पुनः एकाएक तेज हो गया। बेनज़ीर ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ ऊपर उठाया तो हॉल में खामोशी छा गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वो माइक के सम्मुख आकर बोला। कद्रदान की इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे आप जैसे कद्रदानों के सामने आने का मौका दिया। अब मैं आपके सामने अपनी ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ। उसने अपने कोट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। ऑर्केस्ट्रा से उभरते संगीत की धुन बदल गई। बेनज़ीर ने अपनी गज़ल पढ़नी आरंभ कर दी, तरन्नुम के साथ। उसकी आवाज़ बढ़िया थी। लोच के साथ साथ उतार चढ़ाव भी काफ़ी था। इश्क माशूक की बेवफाई का बयान करता गज़ल का हर एक शेर वज़नदार था। हर शेर पर श्रोता वाह वाह कर रहे थे। गज़ल के ख़त्म होने पर देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। बेनज़ीर सलाम करने के अंदाज में उनका शुक्रिया अदा करने लगा। अचानक एक कोने से आवाज़ उठी, पहली रात, फिर अभी पहली रात, पहली रात, चिल्लाने लगे। ठीक है दोस्तों, बेनज़ीर उन्हें शांत करने के लिए दोनों हाथ हिलाता हुआ बोला। आपकी ये फरमाइश भी मैं ज़रूर पूरी करूँगा। ऑर्केस्ट्रा की धुन पुनः बदल गई। बेनज़ीर ने पहली रात सुनानी आरंभ कर दी। उस कव्वाली नुमा गज़ल में एक नई शादीशुदा सुंदरी अपनी सहेलियों को विस्तारपूर्वक बता रही थी कि शादी की पहली रात कितनी हंगामा खेज गुजरी थी। पहली गज़ल जितनी बढ़िया थी, ये उतनी ही घटिया और वाहियात थी, लेकिन श्रोता पूरा रस ले रहे थे। गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वाहियात हरकतें उन्होंने नहीं की। गज़ल ख़त्म होने पर एक बार फिर तालियां गूंजी और बेनज़ीर को उसके प्रशंसकों ने घेर लिया। ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला शुरू हुआ और देर तक चला।
फिर काफ़ी मना करने के बावजूद बेनज़ीर को कई युवक युवतियों के ड्रिंक सिप करने पड़े। अंत में जब वह चलने लगा तो एक ऊंची तगड़ी युवती ने उसकी बात थाम ली और कान में धीरे से कुछ कहा। सॉरी मैडम, बेनज़ीर सिर हिलाकर बोला। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, वैसे भी उम्र के लिहाज से मैं तुम्हारे पिता के बराबर हूँ। युवती नशे में थी। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जिद भरे लहजे में कहा। उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी तो बढ़ता है। ऐसा जिस उम्र तक होता है मैं उसे भी बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। युवती ने बात छोड़ दी। नहीं, मुझे छल रहे हो क्या? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। बेनज़ीर उसका कंधा थपथपाकर हॉल से निकल गया। अजय भी उसके पीछे लपका और फुटपाथ पर उसे जा पकड़ा। बेनज़ीर साहब, मुझे थोड़ा वक्त देंगे? किस लिए? आपके साथ एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ और कुछ एक सवाल भी करने हैं। मैं पहले ही काफ़ी पी चुका हूँ, रात भी बहुत हो गई है और मैं थक गया हूँ। तुम मुझे खत लिख सकते हो? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। बेनज़ीर तनिक मुस्कुराया था। यानी तुम कोई गुमनाम शायर या लेखक नहीं हो? नहीं, मैं डिटेक्टिव हूँ और एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसे आप जानते थे। क्या नाम है उसका? शिशिर शर्मा। ओह हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता था। बेनज़ीर कई पल सोचने के बाद यूँ बोला। यानी अचानक उसे याद आ गया था। फिर अजय को सिर से पाँव तक देखकर बोला, मेरी उम्र देखने में जितनी नज़र आती है असल में उससे कहीं ज़्यादा है। 1971 में अपने मैगज़ीन नई कविताएं में आपने उसकी एक कविता छापी थी। मुझे अफसोस है कि मैगज़ीन चल नहीं सकी। कविता का शीर्षक था चंदन। यह तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि बरसों पहले एक शिशिर शर्मा को मैं जानता था। क्या हुआ उसे? यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आओ कहीं बैठते हैं। कद्रेदान में ही चले? नहीं, वहाँ बातें नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से 50-60 गज दूर एक और बार थी। दोनों एक केबिन में बैठे और ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। अजय ने अनिल दीवान के फ़ोटो दिखाए। आप इसे पहचानते हैं? लगता तो ऐसे ही है। हमारी खतो किताबत तो काफ़ी दिन चली थी, लेकिन मैं उससे मिला 2-3 बार ही था। 2 बार वो मेरे घर आया था। फिर एक इतवार को जब मैं कार से समुद्र तट के पास से गुजर रहा था तो उससे मिलने चला गया। वो चंदनगढ़ में रह रहा था। उससे कुछ एक मील पहले ही तट के पास एक पुराने रिहायशी इलाके में वे लोग रहते थे। हालांकि शिशिर ने मुझे रास्ता समझा दिया था, फिर भी उसका घर ढूंढने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। हाँ, याद आया। उसने कहा था मैं किसी को भी न बताऊं कि वह कहाँ रहता था। उसका कहना था मेरे अलावा कोई भी उसका एड्रेस नहीं जानता था। मैं नहीं जानता उसने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना, लेकिन वह बड़ी शिद्दत से चाहता था कि मैं उसके घर जाऊं और उसके बेटे से मिलूं। हो सकता है मेरे बारे में उसके जज्बात बाप जैसे रहे हो। हालांकि मेरी उम्र उसे 7-8 से ज़्यादा नहीं थी। उसका बेटा भी था। हाँ, वो कुछ एक रोज़ पहले ही पैदा हुआ था और अपने बाप की आँख का तारा था। उनका छोटा सा परिवार अपने आप में अजीब था। शिशिर की पत्नी से भी आप मिले थे? बेशक। वो कैसी लड़की थी? इंतहाई खूबसूरत, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर। वह न तो पढ़ी लिखी लगती थी और न ही किसी बात का कोई सलीका शऊर उसे था। शिशिर शायद उसकी जिस्मानी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उससे शादी कर ली। उसका नाम याद है आपको? शिशिर की बीवी का? हाँ। नहीं। आप वहाँ कब गए थे? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये दिसंबर 1971 की बात रही होगी। हाँ, बड़े दिन के आसपास की बात है। शिशिर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन अजीब बात है कि उसके बाद न तो वो कभी मिलने आया और न ही कोई खत लिखा। आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? नहीं, उसे लगा हो सकता है कि मैं उससे बच रहा था। शायद हुआ भी यही था। हालांकि ऐसा करने का कोई इरादा मेरा नहीं था। दरअसल हर एक दौर की तरह उन दिनों भी नौजवान शायरों और लेखकों की कोई कमी नहीं थी और उन सभी से ताल्लुकात बनाए रख पाना मुश्किल था। मैं भी उन दिनों जवान था, अपनी एक पहचान भी इस फील्ड में बना चुका था, इसलिए मसरूफ़ भी ज़्यादा रहता था। बहुत से नौजवान शायर, लेखक वगैरह मेरे पास आते रहते थे। सच बात यह है कि उस रोज़ के बाद से आज तक शिशिर के बारे में शायद कभी सोचा होगा। वो अभी भी वही सागर तट के पास ही रह रहा है। पता नहीं उसने आपको बताया कि वह चंदनगढ़ में क्या कर रहा था? वो एक नावल लिखने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन कोई काम धंधा करता हुआ नहीं लगता था। मैं समझ नहीं सका कि वे लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि मुफलिस भी वे नहीं लगते थे। बच्चे और उसकी माँ के लिए एक आया भी उन्होंने रखी हुई थी। आया? हाँ, वो अपने काम में ट्रेंड और तजुर्बेकार थी। उसके बारे में कुछ और याद है आपको? उसकी आंखों में गज़ल की कशिश थी। वैसी आंखें बहुत ही कम देखने में आती है। हालांकि चेहरे मोहरे से खूबसूरत भी वह थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की बड़ी वजह भी उसकी आंखें ही थी। आपने उससे बातें की थी? ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह अभी भी मुझे याद है कि पूरे घर में वही एक समझदार नजर आती थी। शिशिर और उसकी बीवी तो अनाड़ी से लगते थे। किस मामले में? रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात का जरा भी कोई तजुर्बा उन्हें नहीं था। पता नहीं वे अपनी गृहस्थी को कैसे चला रहे थे। आपको उस आया का नाम याद है? नहीं। अगर मैं उसका नाम लूँ तो याद आ जाएगा? मुझे नहीं लगता। फिर भी कोशिश कर लो। मारिया बेंजामिन? नहीं, मुझे याद नहीं है। वेटर ड्रिंक सर्व करके जा चुका था। बेनज़ीर अपने गिलास से तगड़ा घूंट लेकर मेज़ पर रखे फ़ोटोओं को पुनः गौर से देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह शिशिर शर्मा ही है। बढ़िया नौजवान था, शायद टैलेंटेड भी, लेकिन आम नौजवानों से बिल्कुल अलग। ज़माने और माहौल के हिसाब से भी वो अलग था। उसने फ़ोटो से निगाहें हटाकर अजय को देखा। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि घोड़ों और टेनिस के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया। अपने परिवार से। वे काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। बेनज़ीर चौंका। तुम्हारा मतलब है वो गुमशुदा वारिस है, इसलिए तुम उसे ढूंढ रहे हो? हाँ। इसके लिए उसके परिवार वालों ने इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया? ये तो वे लोग ही बेहतर जानते हैं, कहकर अजय ने पूछा। क्या आप मुझे उस घर तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं जहां शिशिर का परिवार तब रहता था जब आप उससे मिलने गए थे? नहीं, लेकिन साय जाकर शायद वहां तक पहुंचा जा सकता है। कब? अगर चाहो तो कल सुबह। ऐसा करके आप मुझ पर बड़ी मेहरबानी करेंगे। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं है। शिशिर को मैं भी बहुत पसंद करता था। बरसों से चंदनगढ़ भी नहीं गया हूँ। इस बहाने वहाँ भी घुमाऊँगा। तो फिर तय रहा। हाँ, अगली सुबह। बेनज़ीर को लोअर रिज रोड पर स्थित उसके घर से लेकर अजय किराए की अपनी कार में चंदनगढ़ की ओर रवाना हो गया। बेनज़ीर का हैंगओवर की वजह से बुरा हाल था। कार में सवार होते ही वो पिछली सीट पर पसर गया और रास्ते भर सोता रहा। चंदनगढ़ के बाहरी इलाके में हाईवे पर कार रोककर अजय ने उसे जगाया। क्या बात है? बेनज़ीर बड़बड़ाया। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बताओ अब किधर जाना है? बेनज़ीर उठकर बैठ गया। उसने आसपास निगाहें दौड़ाई। हम कहाँ हैं? चंदनगढ़ में। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उस जगह को ढूंढ पाऊँगा। फिर भी दाईं ओर मुड़कर धीरे धीरे चलो। मैं सड़क को पहचानने की कोशिश करूँगा। उस शहर से 1.5-2 मील दूर सागर तट के पास थी। अजय ने वैसा ही किया। करीब 2 मील के बाद एक ऊंची पहाड़ी जिसका एक सिरा समुद्र की ओर गया हुआ था। ये नीचे एक नई बनी नजर आने वाली सड़क समुद्र की ओर आती दिखाई दी। वहाँ लगे होर्डिंग पर बड़े बड़े हरफों में लिखा था, माया कुंज 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स, अ मॉडल होम फॉर दोज हु वांट टू लिव इन पीस विथ कंफर्ट। बेनज़ीर ने अजय का कंधा थपथपाया। मेरे ख्याल से यही जगह है। अजय ने कार बैक करके बाईं ओर घुमा दी। 500-700 गज तक सीधी जाने के बाद सड़क धीरे धीरे ऊंची होती गई। फुटबॉल के मैदान जितने लंबे चौड़े एक खाली स्थान पर बुलडोज़र ज़मीन का लेवल सही कर रहे थे। सड़क के किनारे पर बोर्ड लगा था, साइट फॉर माया शॉपिंग सेंटर। सड़क पर ढलान शुरू होने से पहले नीचे नए बने कोई 100-125 मकानों की छतें नजर आने लगी थी। ढलान से उतरकर अजय उन मकानों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़क पर कार ड्राइव करने लगा। अधिकांश मकानों में लोग रह रहे थे। सड़क पुनः सीधी हो गई थी। अजय ने कार रोककर बेनज़ीर की ओर देखा। माफ़ करना बरखुरदार, बेनज़ीर बोला, ये सारा इलाका पूरी तरह बदल चुका है। मुझे यकीन नहीं आता कि यही वो जगह है। उसने एक और हाथ उठाकर संकेत किया। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो ये 5-7 बंगलेनुमा छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। उन्हीं में से एक में शिशिर का परिवार रहता था। दोनों कार से उतरकर उसी तरफ पैदल चल दिए। बेनज़ीर अचानक रुक गया। पुराने वक्तों की कोई निशानी यहाँ नज़र नहीं आ रही है, वो बोला।
शिशिर जिस बंगले में रहता था वो जगह या तो उस सड़क में आ गई है या फिर नए बने इन मकानों में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पूछताछ करने से भी कोई फ़ायदा होगा। उसकी इस बात से अजय भी सहमत था। सहसा उसके दिमाग में बिजली की भांति एक विचार कौंधा। अगर शिशिर की पत्नी की कुछ एक रोज़ पहले ही डिलीवरी हुई थी तो किसी डॉक्टर के पास भी वह ज़रूर गई होगी। उसने पूछा, क्या शिशिर ने आपको बताया था कि डिलीवरी कहाँ हुई थी? हाँ, डिलीवरी उसके अपने घर पर ही हुई थी। नज़दीकी मैटरनिटी हॉस्पिटल सलीमपुर में था और शिशिर अपनी बीवी को वहाँ ले जाना नहीं चाहता था। इसीलिए जाहिर है कि किसी लोकल डॉक्टर की मदद ही ली गई होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उस डॉक्टर का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अजय ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। एक औरत उधर ही आती दिखाई दी। वे इंतज़ार करने लगे। औरत उनके पास से गुजरने लगी तो अजय ने टोका, हमें किसी डॉक्टर की तलाश है, आप बता सकती है कहाँ मिलेगा? कोई बीमार है? औरत ने पूछा। नहीं, मेरे इन दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है। यह मायाकुंज से शिफ्ट होना चाहते हैं, इसीलिए पहले से ही यहाँ किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आरसी गुप्ता बहुत अच्छा है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। मैं तो वही चाहती हूँ। वो चंदनगढ़ में है। हाँ, वहाँ कब से प्रैक्टिस कर रहा है? पता नहीं, हम तो 4 महीने पहले ही आए हैं। डॉक्टर गुप्ता की उम्र कितनी है? कोई 35 साल। तब तो कोई ज़्यादा तजुर्बेकार वह नहीं होगा। अगर आपका दोस्त तजुर्बे को उम्र से नापता है तो एक बूढ़ा डॉक्टर भी शहर में है, लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम शहर में जाकर खुद ढूंढ लेंगे। बेनज़ीर सहित कार में सवार होकर अजय वापस शहर की ओर ड्राइव करने लगा। मुश्किल से 10 मिनट बाद एक मेडिकल स्टोर में वह वहाँ मौजूद अधेड़ सेल्समैन से पूछताछ कर रहा था। सेल्समैन ने जिन 6 डॉक्टरों के नाम बताए उनमें सिर्फ अवतार सिंह चौधरी ही ऐसा था जो करीब 30 साल से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। अजय ने उसका पता पूछा और धन्यवाद देकर पुनः कार में आ बैठा। डॉक्टर चौधरी का रेसिडेंस कम क्लिनिक वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। अजय को उम्मीद थी कि अगर डॉक्टर कहीं कॉल पर नहीं गया होगा तो वही मिलेगा। बेनज़ीर को एक रेस्टोरेंट में छोड़कर और वही इंतज़ार करने के लिए कहकर अजय डॉक्टर चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचा। मकान काफ़ी बड़ा और पुराना था और क्लिनिक बंद था। अजय द्वारा डोरबेल बटन दबाया जाने के जवाब में एक प्रौढ़ा ने दरवाज़ा खोला। कहिए। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, अजय ने पूछा। वह लंच के बाद क्लिनिक में मिलेंगे। मैं कोई मरीज़ नहीं हूँ। अगर आप किसी मेडिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है तो 2 बजे तक इंतज़ार करना होगा। माफ़ कीजिए, 2 बजे तक इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। मैं एक गुमशुदा आदमी खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है डॉक्टर साहब इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। आपकी तारीफ़? मेरा नाम अजय कुमार है, पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ठीक है, अंदर आइए। प्रौढ़ा अजय को डॉक्टर की स्टडी में ले गई। आप बैठिए, मेरे पति गार्डन में हैं। वो चली गई। अजय एक कुर्सी पर बैठ गया। अलमारियों में सभी मेडिकल बुक्स के अलावा डॉक्टर की MBBS की फ्रेम युक्त डिग्री भी एक दीवार पर टंगी थी। खिड़की के पास एक मेज़ पर रखे शतरंज की बिसात और मोहरों से जाहिर था कि डॉक्टर शतरंज खेलने का शौकीन था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्टडी में दाखिल हुआ। वह ऊंचे कद और स्वस्थ शरीर का कोई 61 वर्षीय आदमी था। उसकी घनी भौहें सफ़ेद थी और सिर के अधिकांश बाल झड़ चुके थे। अजय से हाथ मिलाकर वह डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा। तुमने मेरी पत्नी से किसी गुमशुदा आदमी का जिक्र किया था, वो बोला। शायद वह मेरा कोई पेशेंट, शायद उसका नाम शिशिर शर्मा है। सन 1971 में वह और उसकी पत्नी समुद्र तट के पास उस स्थान पर रहते थे जहाँ अब मायाकुंज है। वे मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर ने कहा। उनका बेटा कोई घंटा भर पहले ही यहाँ से गया है। अजय बुरी तरह चौंका। उनका बेटा? हाँ, शरद शर्मा। वह भी अपने बाप को ढूंढ रहा है। तुम उसे नहीं जानते? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जानना ज़रूर चाहता हूँ। इसका इंतज़ाम किया जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। कई पल अजय को गौर से देखने के बाद पूछा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उस परिवार में तुम्हारी दिलचस्पी की वजह क्या है? शिशिर शर्मा को तलाश करने के लिए मेरी सेवाएं प्राप्त की गई थी। तुम्हारी इस तलाश का कोई नतीजा निकला? अभी नहीं। आपने बताया है कि जो लड़का आपके पास आया था वह अपने बाप को ढूंढ रहा है। तुम्हें शक है मैंने झूठ बोला था? जी नहीं। फिर क्यों पूछ रहे हो? ये जानने के लिए कि वह आपके पास क्यों आया। पिता के प्रति अपनी स्वाभाविक भावनाओं की वजह से,
अगर उसका पिता जिंदा है तो वह उसके साथ रहना चाहता है, और अगर पिता मर चुका है तो वो जानना चाहता है। मेरा मतलब ये नहीं था डॉक्टर। फिर क्या था? मैं जानना चाहता हूँ ये जानने के लिए कि वह ख़ास तौर पर आपके पास ही क्यों आया। क्या आप पहले से उसे जानते थे? इस संसार में मैं ही उसे लाया था। मेरे पेशे में इससे अच्छा परिचय और नहीं हो सकता। यानी उसकी माँ की वो डिलीवरी आपकी देखरेख में ही हुई थी? हाँ। आपको पूरा यकीन है ये वही लड़का है? इसमें शक करने की कोई वजह ही नहीं है। डॉक्टर तनिक अरुचिपूर्वक यूं अजय को देख रहा था मानो उसने डॉक्टर द्वारा किए गए किसी काम की आलोचना कर दी थी। मिस्टर अजय, इस बारे में और आगे बातें करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सेवाएं किसने प्राप्त की थी? सॉरी डॉक्टर, ये मैं नहीं बता सकता। मुझे अपने क्लाइंट का नाम गुप्त रखने को कहा गया है। ज़रूर कहा गया होगा। मैं भी पिछले 35 सालों से ऐसी बातें गुप्त रखता आ रहा हूँ। अगर मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा तो क्या आप इस बारे में बातें नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। इस मामले में कई पेचीदगियाँ भी हो सकती है। बिल्कुल है। मेरे विचार से तुम्हें अपने क्लाइंट का नाम बता देना चाहिए। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर की आंखों में असहिष्णुतापूर्ण ऐसे भाव थे जैसे किसी भी गर्विले बूढ़े आदमी की आंखों में ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाने स्वाभाविक थे। अजय को डर था कि डॉक्टर आगे कुछ नहीं बताएगा। नतीजे के तौर पर पटरी पर आती प्रतीत होती मामले की गाड़ी फिर पटरी से उतर जाएगी। हालांकि डॉक्टर की नीयत या ईमानदारी पर कोई शक उसे नहीं था, लेकिन अपने वादे के प्रति भी वह ईमानदार रहना चाहता था। उसने मेहता और मिसेज दीवान से वादा किया था कि किसी का भी नाम बीच में नहीं आएगा। डॉक्टर पाइप निकालकर पाउच से उसमें तंबाकू भरने लगा। तुम शतरंज खेलते हो अजय? उसने पूछा। जी हाँ, लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। फिर भी स्टेलमेंट यानी जीत का मतलब तो समझते हो? जी हाँ, जब बाजी ऐसी स्थिति में पहुँच जाए कि हार जीत का फैसला न हो सके तो उसे बाजी जीत होना यानी बराबरी पर ख़त्म होना कहा जाता है। हमारे बीच भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अजय ने कुछ कहा नहीं। हम बेकार अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। डॉक्टर पाइप सुलगा कर बोला। बेहतर होगा कि तुम चाल चलो। लेकिन आपने तो कहा था कि बाजी जीत हो गई है। डॉक्टर तनिक मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार दिलचस्पी की हल्की सी चमक दिखाई दी। तो फिर नई बाजी की शुरू करते हैं? वह पाइप सुलगा कर बोला। अपने बारे में बताओ। तुम ये प्राइवेट डिटेक्टिव का काम क्यों करते हो? क्या इससे मोटी आमदनी होती है? मेरा गुजारा मज़े में हो जाता है। वैसे भी सिर्फ पैसे के लिए मैं ये काम नहीं करता। फिर किस लिए करते हो? इसलिए कि मुझे यही पसंद है। क्या यह गंदा काम नहीं है? आजकल हर एक धंधे में गंदगी है, फिर भी हर एक धंधे में अच्छे और सही लोग भी हैं। मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ और अपने धंधे को साफ ही रखने की कोशिश करता हूँ। इसमें कामयाब भी होते हो? पूरी तरह नहीं। लोगों के बारे में कुछ एक गलतियाँ मैंने भी की है। कुछ लोग समझते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव होता ही बुरा आदमी है और वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि इस वक्त आप कर रहे हैं। इस जैसे अहम मामले में आंखें मूंदकर मैं काम नहीं कर सकता। डॉक्टर गुर्राता हुआ बोला। मैं भी नहीं कर सकता, अजय ने कहा। मैं नहीं जानता इस मामले की आपके लिए क्या अहमियत है। इसमें इंसानी ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व है। एक लड़के का अपने माँ बाप के लिए प्यार इन्वॉल्व है और ऐसे मामलात में मैं उतनी ही एहतियात बरतता हूँ जितनी की बरतनी चाहिए। ये आप बहुत अच्छा करते हैं। वैसे अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो शरद शर्मा में आपकी कोई ख़ास ही दिलचस्पी है। हाँ, उस लड़के को तलक तजुर्बात के लंबे दौर से गुजरना पड़ा है। उसे कोई और तकलीफ़ पहुँचने देना मैं नहीं चाहता। उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुँचाने का कोई इरादा मेरा नहीं है। अगर वह लड़का वाकई शिशिर शर्मा का बेटा है तो मुझे उस तक पहुँचाकर उस पर बड़ा भारी एहसान आप करेंगे। पहले तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा, डॉक्टर ने सामान्य ढंग से कहा। दरअसल 2 बार पहले भी मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव से साबिका पड़ चुका है। मेरे वे दोनों ही तजुर्बे बेहद कड़वे रहे हैं। उनमें भी मेरे मरीज़ ही इन्वॉल्व थे। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम भी उन दोनों जैसे ही हो, लेकिन 2 बार के कड़वे तजुर्बे ने मुझे इस पेशे वाले के प्रति शक्की बना दिया है। आपकी बात अपनी जगह सही है डॉक्टर, लेकिन किसी भी पेशे में न तो सभी लोग अच्छे होते हैं और न ही बुरे। खैर, इस पर बहस मैं नहीं करूँगा। मैं इस मामले में अपनी पोजीशन आपको बता रहा हूँ। मुझे करोड़ों के एक वारिस का पता लगाने का काम सौंपा गया था।
ये कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ, तुम कोई नई कहानी सुनाओ। कहानी नहीं, ये सच्चाई है। साबित करो। वक्त आने पर मैं साबित भी कर दूंगा। इस वक्त साबित करने का बोझ उस लड़के पर है। क्या वह साबित कर सकता है कि कौन है? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर साफ लिखा है वो कौन है। जैसे ही उसने यहाँ कदम रखा मैं समझ गया कि वो किसका बेटा है। उसकी शक्ल अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा मिलती है। वो पहली दफ़ा कब आया था? करीब 1 महीना भर पहले। तब से अक्सर आता रहता है, एक मरीज़ की तरह, नहीं दोस्त की तरह। वह पहली बार ही आपके पास क्यों आया? क्योंकि मेरा नाम उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर है। अब आप कुछ देर के लिए चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो, डॉक्टर ने कहा और कुछ देर खामोशी से पाइप पीने के बाद बोला, क्या तुमने सच कहा है कि यह लड़का करोड़ों का वारिस है? हाँ, अगर उसका बाप मर चुका है, उसकी दादी अभी जिंदा है और उसकी हैसियत करोड़ों की है, लेकिन उसका नाम तुम नहीं बताओगे जब तक वह नहीं कहेगी। मैं उनसे फ़ोन पर बातें कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं लड़के से बातें करूँगा। तुम्हारे पास अपना आइडेंटिटी कार्ड है? अजय ने प्राइवेट डिटेक्टिव वाला कार्ड निकाल कर उसे दे दिया। डॉक्टर चौधरी ने बारीकी से उसे देखा। उसमें लगी फ़ोटो में अजय का चेहरा मिलाया और कार्ड लौटा दिया। ठीक है, वो हिचकिचाता सा बोला, मैं तुम पर विश्वास किए लेता हूँ, भले ही बाद में मुझे पछताना क्यों न पड़े। ऐसा नहीं होगा। लड़का कहाँ मिलेगा? उस बारे में बाद में बताऊँगा। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में वह क्या बताता है, ये सब उसके मुंह से सुनना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ जो उस लड़के के माँ बाप के बारे में मैं जानता हूँ। मैंने उन्हें देखा था और मेरी इन बातों की अपने आप में बड़ी पूरी अहमियत है। डॉक्टर ने तनिक रुक कर पूछा, तुम्हारी उस क्लाइंट ने तुम्हें क्या काम सौंपा था? शिशिर शर्मा का पता लगाने का। मैं समझता हूँ यह उसका असली नाम नहीं है। आप ठीक समझ रहे हैं। ये सुनकर कोई हैरानी मुझे नहीं हुई। दरअसल जब मैं उसे जानता था तो मैंने भी उसके बारे में कुछ अनुमान लगाए थे। मुझे लगा कि वह भत्ते पर ज़िंदगी गुजारने वाला कोई ऐसा आदमी था जो परिवार की निगाहों में नकारा था और परिवार वाले घर से दूर रखने की एवज़ में एक बंधी हुई रकम नियमित रूप से उसे भेजते रहते थे। मुझे याद है, पत्नी की डिलीवरी के बाद शिशिर ने हज़ारों रुपए का नोट बतौर मेरी फीस मुझे दिया था। उसके रहन सहन के मामूली स्तर से ये बात कतई मेल नहीं रखती थी। इसके अलावा और भी ऐसी बातें थीं, मसलन उसकी पत्नी के जेवरात। वे सभी हीरे जवाहरात के जड़ाऊ जेवरात थे। एक दिन उन्हें पहनकर ज्वेलरी की चलती फिरती दुकान की तरफ वह यहाँ आई थी। मैंने उन्हें न पहनने की चेतावनी भी उसे दी थी। शहर से दूर जहाँ वे रहते थे वो इलाका खतरनाक था। वहाँ गरीब लोग ही रहते थे। वैसे भी उन दिनों गरीबी ज़्यादा ही थी। करीब 23 साल पुराने इस ज़माने में आमतौर पर मेरी विजिटिंग फ़ीस भी, जो कि सिर्फ 30 रुपये थी, वे लोग पूरी नहीं दे पाते थे। खैर, जवाहरात की यूँ खुलेआम नुमाइश करना लुटेरों को न्योता देने जैसा था। मैंने यही बात शिशिर की पत्नी को कही थी और उसने उन्हें पहनना छोड़ दिया। कम से कम जब भी मैं उससे मिला उसे जेवरात पहने नहीं देखा। आप अक्सर उससे मिलते थे? 5-6 बार तो मिला ही था। 2-3 बार लड़के की पैदाइश से पहले और फिर बाद में भी। वह तंदुरुस्त और मजबूत काठी वाली थी, इसीलिए बिना किसी कठिनाई के नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। उसके केस में ख़ास बात यह थी कि बच्चे की देखभाल के बारे में उसे बार बार कई हिदायतें मुझे देनी पड़ी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ने उसे माँ बनने के लिए तैयार नहीं किया था। अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया था उसने? उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी गुजरी ज़िंदगी के निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। उसे बेल्ट से बुरी तरह पीटा जाता रहा था। उसके पति द्वारा? नहीं, इस किस्म का आदमी वह नहीं था। उसकी ज़िंदगी में पति से पहले दूसरे आदमी भी आ चुके थे। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वह कम उम्र में ही अनाथ हो गई थी। वह उन बच्चों में से थी जो बचपन में ही सड़कों पर आ जाते हैं, जबकि उसका पति उससे सरासर अलग तरह का था। शिशिर की पत्नी की उम्र कितनी रही होगी? यही कोई 20 साल, लेकिन देखने में ज़्यादा बड़ी नज़र आती थी। उसके हालात भी उसे कठोर तो नहीं बना सके थे, मगर जैसा कि मैंने कहा है, उन हालात की वजह से खुद को माँ बनने के लिए तैयार वह नहीं कर पाई। डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाने पर भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसे एक आया की ज़रूरत थी। दरअसल भावनात्मक विकास के नज़रिए से वह खुद भी बच्चा ही थी। उस आया का नाम याद है आपको? उसका नाम मुझे पता तो था, मगर इस वक्त याद नहीं आ रहा है।
वो एक भली ईसाई युवती थी, अपने काम में ट्रेंड और तजुर्बेकार। हाँ, याद आया, उसका नाम मारिया था। मारिया बेंजामिन, हाँ यही नाम था। और जहाँ तक मुझे याद है वह भी तभी यहाँ से चली गई थी जब शिशिर का परिवार भागा था। शिशिर का परिवार? अजय ने विचारपूर्वक उससे देखा। हाँ, एक रात बिना किसी से मिले या कुछ बताए वे लोग चुपचाप घर छोड़कर कहीं चले गए थे। ये कब की बात थी? बच्चे के पैदा होने के कुछ एक हफ्ते बाद, क्रिसमस के 2-4 रोज बाद की। 1971 में? हाँ, ये बात मुझे इसलिए इतनी अच्छी तरह याद है क्योंकि इस मामले में पुलिस की छानबीन में भी मैं साथ रहा था। हाल ही में? हाँ। डॉक्टर के चेहरे पर गहन विचारपूर्ण भाव थे। करीब 6 महीने पहले मायाकुंज के इलाके में जब सड़क बनाने के लिए ज़मीन को समतल करने के लिए संपर्क किया जा रहा था तो मजदूरों को हड्डियों का एक कंकाल मिला। उस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर गजराज सिंह मेरा दोस्त है। उस वक्त मैं उसके पास ही था जब उसे हड्डियां मिलने की खबर मिली। उसके साथ मैं भी उस जगह पहुंचा और उसके कहने पर हड्डियों का मुआयना किया। हड्डियां मानव शरीर की और औसत कद वाले ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्षीय युवक की थी। मेरी राय के मुताबिक वे हड्डियां शिशिर शर्मा की ही होनी चाहिए। वे उसी मकान के नीचे दबी पाई गई थी जिसमें वो रहता था। मकान को नई सड़क बनाने के लिए ही काफ़ी गिराया गया था, लेकिन सही शिनाख्त करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। खोपड़ी यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब होने की वजह से दांतों के आधार पर शिनाख्त नहीं की जा सकती। इसका सीधा सा मतलब है उसकी हत्या की गई थी। हाँ, बड़ी ही बेरहमी के साथ, डॉक्टर कराहता सा बोला। उसकी गर्दन को किसी भारी औजार से काटा गया था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शिशिर शर्मा को अगर वह हड्डियाँ उसी की है, कुल्हाड़ी से काटा गया था। अजय उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां बेनज़ीर को छोड़ आया था। डॉक्टर चौधरी ने उसके कहने पर अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड के एक पेपर पर इंस्पेक्टर चौहान के नाम उसे एक इंट्रोडक्टरी लेटर दे दिया था और उस पेट्रोल पंप का एड्रेस भी लिख दिया था जहां शरद शर्मा काम करता था। बेनज़ीर एक कोने में बैठा कॉफ़ी पीता हुआ अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखाई दिया। सॉरी सर, अजय उसके पास पहुंचकर बोला। आपको काफ़ी इंतज़ार, डिस्टर्ब मत करो। बेनज़ीर ने उसे झिड़क दिया। मैं कुछ लिख रहा हूँ। अजय ने दूसरी मेज़ पर बैठकर लंच का ऑर्डर दे दिया। जब तक अजय लंच से फारिग हुआ, बेनज़ीर भी लिखना बंद कर चुका था। अजय उसे साथ लेकर बाहर निकला। दोनों कार में सवार हो गए। अब कहाँ चलना है? बेनज़ीर ने पूछा। मैं आपको किसी से मिलाने ले जा रहा हूँ, अजय कार ड्राइव करता हुआ बोला। वह कौन है? ये बाद में बताऊंगा। बेनज़ीर उसे अपनी नई गज़ल के बारे में बताने लगा। अजय बेमन से सुनता कार ड्राइव करता रहा। पेट्रोल पंप ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पंप पर नीली टांगरी पहने एक नौजवान अटेंडेंट मारुति वैन में पेट्रोल डालने में व्यस्त था। अजय ने वैन के पीछे कार रोककर एक गौर से उसे देखा। नौजवान अटेंडेंट देखने में वाकई अनिल दीवान लगता था। नए नक्श में आश्चर्यजनक समानता थी। इकलौता फ़र्क ये था कि उसके बाल घुंघराले नहीं थे। बेनज़ीर भी सीट पर आगे झुक गया था। हाय, ये शिशिर शर्मा है? नहीं, वो नहीं हो सकता। उसकी उम्र तो मुझसे कुछ साल ही कम है। भूल गए, उसका एक बेटा भी था। ये उसी का बेटा है, ऐसा ही लगता है। बेनज़ीर कार से उतरने लगा। ठहरिए, अजय ने टोका। उसे ये मत बताना कि आप कौन हैं। मैं इससे इसके बाप के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये नहीं जानता इसका बाप कहाँ है। इसके अलावा इसकी शिनाख्त का भी सवाल है। मैं देखना चाहता हूँ बिना कुछ बताए ये क्या कहता है। बेनज़ीर ने निराश भाव से अजय को देखा, लेकिन वह रहा कार में ही। वैन का ड्राइवर पेट्रोल के पैसे चुकाकर चला गया। अजय ने अपनी कार थोड़ी और आगे बढ़ा दी और पुनः ध्यानपूर्वक उसे देखा। उसकी उम्र 22 साल लगती थी। अनिल दीवान की भांति ये भी काफ़ी हैंडसम था और उसकी मुस्कुराहट आकर्षक थी। यस सर, वह शिष्ट स्वर में बोला। टैंक फुल कर दो, अजय ने कहा। ऑयल भी चेक करना है। और इग्निशन लॉक से निकालकर चाबियां उसे दे दी। उसने टैंक कवर का लॉक खोलकर पेट्रोल भर दिया। कवर पुनः लॉक करके चाबियां लौटा दी। फिर बोनट ऊपर उठाकर डिपस्टिक से ऑयल चेक करने लगा। ऑयल काफ़ी है सर, और बोनट बंद कर दिया। जब तक अजय कार से बाहर आ चुका था। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? वह कुछ विचलित सा नजर आया। 2 हफ्ते से। आप किस लिए पूछ रहे हैं? ये इलाका बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ सेटल होना चाहता हूँ। आप सलीमपुर में रहते हैं? मेरे ये दोस्त रहते हैं। अजय ने कार में बैठे बेनज़ीर की ओर इशारा किया।
मैं तो कल रात ही करीमगंज से आया हूँ। करीमगंज सुनकर कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं हुई। बता सकते हो? अजय ने सड़क पार दूर सागर तट की ओर देखकर पूछा। इस बीच के पास वाली उस जमीन का मालिक कौन है? सॉरी सर, मैं नहीं जानता। मिस्टर सोडी को पता होगा। मिस्टर सोडी? हाँ, इस पंप के मालिक है। कहीं गए हैं, आने वाले ही होंगे। कब तक आएंगे? उसने अपनी सस्ती रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 1 बजे तक के लिए कह गए थे, अब 12:40 हो चुके हैं। ठीक है, इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कहकर अजय ने पेट्रोल के पैसे चुका दिए। कार में बैठे बेचैनी से पहलू बदलते बेनज़ीर ने इशारा करके अजय को अपने पास बुलाया। ये शिशिर का ही बेटा है? उसने फुसफुसाकर पूछा। हो सकता है, अजय ने जवाब दिया।